नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। टाइम देख रहे होंगे आप, रात्रि के 12:56 हो रहे हैं, मतलब रात्रि का 1 बजने वाला है। लेकिन आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी है क्योंकि बहुत सारे वादे किए गए हैं और उन वादों पर खरा उतरना है, उन वादों को पूरा करना है और उसी की जद्दोजहद है जिसके लिए हम आपसे जुड़े हैं। और आज इस सेशन में हम चर्चा करने वाले एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। क्या हम देखने वाले हैं? भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद यहाँ पर हम देखने वाले हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, क्योंकि राज्य व्यवस्था हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में है। राज्य व्यवस्था हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम थोड़ा सा राज्य व्यवस्था के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको वन लाइनर उपलब्ध कराऊंगा इस संदर्भ में, लेकिन अनुच्छेद भी ज़रूरी हैं, एक एक करके इनको हमें देखना है। सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं, बात आती है अनुच्छेद संख्या 1 की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 बताता है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में जो जानकारी देता है वो आपका है अनुच्छेद संख्या 1। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देने वाला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद संख्या 1। इसके बाद बात आती है आर्टिकल संख्या 5 से 11। आर्टिकल संख्या 5 से 11। आर्टिकल संख्या 5 से 11 की जब हम बात करते हैं, अनुच्छेद संख्या 5 से 11 की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। 5 से 11 में आपको नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, नागरिकता की यदि बात की जाए तो आपको 5 से 11 तक की चर्चा करनी है। अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चा याद रखनी है। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 14। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 14। अनुच्छेद संख्या 14 क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या 14 यह बताता है विधि के समक्ष समानता। क्या बताता है ये बताता है विधि के समक्ष समानता। ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समानता की बात कौन करता है? ये बात करता है अनुच्छेद संख्या 14। तो अनुच्छेद संख्या 14 हो गया विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद संख्या क्या हो गया? 14, विधि के समक्ष समानता। प्रयास करना है कि इसी सेशन से याद हो जाए और अलग से आपको इसके लिए ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 17 की। जो अगला महत्वपूर्ण है वो है आर्टिकल संख्या 17। ये क्या कहता है? ये कहता है अस्पृश्यता के बारे में। ये बताता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। अस्पृश्यता के बारे में ये बताता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अस्पृश्यता के बारे में ये बताता है, अस्पृश्यता का अंत हो, इसके बारे में ये बात करता है अनुच्छेद संख्या 17। अनुच्छेद संख्या 17 के बाद इस कड़ी में जो अगला अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद संख्या 18। क्या आता है? अनुच्छेद संख्या 18। और अनुच्छेद संख्या 18 क्या बताता है? अनुच्छेद संख्या 18 बताता है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इस बात की जानकारी कौन देता है? इस बात की जानकारी देता है अनुच्छेद संख्या 18। तो अनुच्छेद संख्या 18 उपाधियों का अंत। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण कौन है? इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आता है अनुच्छेद संख्या 19 का ए। अनुच्छेद संख्या 19 का ये महत्वपूर्ण है। ये क्या बताता है? अनुच्छेद संख्या 19 का ए या 19 का पहला क्या बताता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में ये बताता है। किसके बारे में बताता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताने वाला जो अनुच्छेद है ये है अनुच्छेद संख्या 19 का ये बताता है। इसके बाद अगला आता है अनुच्छेद संख्या 21।
21 क्या बताता है? अनुच्छेद संख्या 21 बताता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताने वाला जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद संख्या 21। इसके बाद बात आता है अनुच्छेद संख्या 21 का ए। इसी में आता है अनुच्छेद संख्या 21 का ए। अनुच्छेद संख्या 21 का ए क्या बताता है? अनुच्छेद संख्या 21 का ये बताता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। क्या बताता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में जानकारी देता है अनुच्छेद संख्या 21 से। फिर बात आती है अनुच्छेद संख्या 24। क्या बात आती है? अगली जो चर्चा है वो है अनुच्छेद संख्या 24। अनुच्छेद संख्या 24 को किस प्रकार से याद रखना है? अनुच्छेद 24 के संदर्भ में आपको इतना याद रखना है कि कारखानों में बालकों का नियोजन का जो प्रतिषेध है, कारखानों में बालकों का नियोजन, कारखानों में बालकों का नियोजन, इस बारे में जानकारी कौन देता है? इस बारे में जानकारी देता है अनुच्छेद संख्या 24। तो अनुच्छेद संख्या 24 कारखानों में बालिकाओं के नियोजन से संबंधित। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 25। आजकल बड़ी जोर शोर से इस पर बात भी होती है कई बार। अनुच्छेद संख्या 25। अनुच्छेद संख्या 25 क्या है? अनुच्छेद संख्या 25 है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। क्या है? धर्म का आचरण, धर्म का आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म का आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता ये कौन बताता है? ये बताता है, ये अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद संख्या 25। फिर बात आती है अनुच्छेद संख्या 32 की। अनुच्छेद संख्या 32 की जब हम बात करते हैं तो ये क्या बताता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके बाद 32 के बाद अगला जो आपको याद रखना है वो है अनुच्छेद संख्या 37। अनुच्छेद संख्या 37 क्यों याद रखनी है? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय, न्यायालय में अपरिवर्तनीय। ये कौन बताता है? ये बताता है अनुच्छेद संख्या 37। तो अनुच्छेद संख्या 37 तक की बात हुई। इसके बाद अगला जो आपको याद रखना है, अगला जो याद रखना है वो है अनुच्छेद संख्या 38। अनुच्छेद संख्या 38। अनुच्छेद संख्या 38 क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या 38 आपको बताता है, नोट कर लीजिएगा जिनको नोट करना है, नहीं तो याद करिए। अनुच्छेद संख्या यह बताता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में। ये क्या कहता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ये कौन बताता है? ये बताता है, इस बारे में जानकारी देता है अनुच्छेद संख्या 38। अनुच्छेद संख्या 38 के बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 39 का ए। अनुच्छेद संख्या 39 का ए, ये क्या अधिकार देता है? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। इसकी बात कौन करता है? अनुच्छेद संख्या 39 का ए करता है। अगली बात आती है अनुच्छेद संख्या 40। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद संख्या 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात हो रही है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन
ये कहाँ पे चर्चा होती है? अनुच्छेद संख्या 40 में चर्चा होती है। अनुच्छेद संख्या 40 के बाद ग्राम पंचायतों के गठन के बाद अगला जो याद रखना है वो है अनुच्छेद संख्या 44 समान नागरिक संहिता। 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ये है अनुच्छेद संख्या 44 समान नागरिक संहिता। इसके बाद आपको अगला देखना है अनुच्छेद संख्या 47। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 47 में क्या याद रखना है? अनुच्छेद संख्या 47 में आपको याद रखना है पोषण का अधिकार एवं मादक पेय पदार्थ। पोषण का अधिकार एवं मादक पेय पदार्थ। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 48। अनुच्छेद संख्या 48 ये बताता है कृषि एवं पशुपालन संगठन के बारे में। कृषि एवं पशुपालन संगठन। पशुपालन संगठन, ठीक है, ये बताता है अनुच्छेद संख्या 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन। अगला आता है अनुच्छेद संख्या 50। अनुच्छेद संख्या 50 क्या बताता है? कार्यपालिका से, नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद संख्या 50 बहुत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद संख्या 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद संख्या 50 के बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 51। अनुच्छेद संख्या 51 की जब बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात आती है। अनुच्छेद संख्या 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कौन करता है? अनुच्छेद संख्या 51। अब इसी में एक और आता है अनुच्छेद संख्या 51 का या अनुच्छेद संख्या 51 का प्रथम। तो अनुच्छेद संख्या 51 का या अनुच्छेद संख्या 51 का प्रथम क्या है? ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मूल कर्तव्य से ये संबंधित है। तो 51 तक की चर्चा हमारी कंप्लीट हुई। 51 के बाद अगला जो आपको याद रखना है वो है 52। 52 क्या बताता है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो अनुच्छेद संख्या 52 या अनुच्छेद संख्या 52 किसके बारे में बताता है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद संख्या 52 भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद संख्या 52 भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद संख्या 52 के बाद अनुच्छेद संख्या 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद संख्या 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जो बताने वाला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद संख्या 53, ठीक है। अनुच्छेद संख्या 53 के बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 54। अनुच्छेद संख्या 54 क्या बताता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन बताता है? अनुच्छेद संख्या 54। अनुच्छेद संख्या 55 की बात करें तो अनुच्छेद संख्या 55 बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। क्या बताता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में जानकारी देने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 55। अगला आता है अनुच्छेद संख्या 56। अनुच्छेद संख्या 56 भी राष्ट्रपति से संबंधित है। ये राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताता है। यह राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताता है अनुच्छेद संख्या 56। अनुच्छेद संख्या 60 पे आ जाते हैं। अनुच्छेद संख्या 60 जो है यह भी राष्ट्रपति से संबंधित है और ये राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद संख्या 60 राष्ट्रपति के शपथ के बारे में देता है जानकारी। अनुच्छेद संख्या 60 राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानकारी देता है। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद संख्या 61 और भी महत्वपूर्ण। अनुच्छेद संख्या 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से संबंधित है अनुच्छेद संख्या 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 61 के बाद जो आपको याद रखना है वो याद रखना है अनुच्छेद संख्या 63। अब अनुच्छेद संख्या 63 से जब बात करते हैं तो यहाँ से उपराष्ट्रपति की चर्चा चालू हो जाती है। तो अनुच्छेद संख्या 53 जो है ये उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। अनुच्छेद संख्या 63 का संबंध उपराष्ट्रपति से है। इसके बाद अनुच्छेद संख्या 71 आता है। अनुच्छेद संख्या 71, अनुच्छेद संख्या 71 जो है ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद संख्या 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषयों के बारे में जानकारी देता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषयों के बारे में जो जानकारी देता है वह है अनुच्छेद संख्या 71। अनुच्छेद संख्या 72 याद रखिएगा। अनुच्छेद संख्या 72, अनुच्छेद संख्या 72 ये क्षमादान की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद संख्या 72 समादान की शक्ति से संबंधित। फिर बात आता है अनुच्छेद संख्या 76, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद संख्या 76 संबंधित है भारत के महान्यायवादी से संबंधित। फिर बात आती है अनुच्छेद संख्या 79। अनुच्छेद संख्या 79 किससे संबंधित है? संसद के गठन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है 79? अनुच्छेद संख्या 79 संसद के गठन से संबंधित है। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 80। अनुच्छेद संख्या 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद संख्या 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। अनुच्छेद संख्या 80 के बाद आती है अनुच्छेद संख्या 81। ये क्या बताती है? ये लोकसभा की संरचना के बारे में बताती है। ठीक है, एक राज्यसभा की संरचना और एक लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। सॉरी। इसके बाद आता है अनुच्छेद संख्या 108। 108 आता है। अनुच्छेद संख्या 108 क्या कहता है? कुछ विशेष दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने से संबंधित जो जानकारी देता है वो देता है अनुच्छेद संख्या 108। अब 108 के बाद अगला महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद संख्या 110 और अनुच्छेद संख्या 110 धन विधेयक के बारे में बताता है। अनुच्छेद संख्या 110 का संबंध धन विधेयक से है। अनुच्छेद संख्या 110 संबंधित कहाँ से है? अनुच्छेद संख्या 110 का संबंध है धन विधेयक से। 112 की बात करते हैं तो अनुच्छेद संख्या 112 संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण से। 112 कहाँ से संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण से। वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद संख्या 112 किससे संबंधित है? अनुच्छेद संख्या 112 संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है अनुच्छेद संख्या 123। आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद संख्या 123। अनुच्छेद संख्या 123 क्या बताती है? अनुच्छेद संख्या 123 सबसे विवादित प्रावधान देती है वर्तमान समय में, जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है। तो अनुच्छेद संख्या 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 124। अनुच्छेद संख्या 124। अनुच्छेद संख्या 124 जो है ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद संख्या 124 उच्चतम न्यायालय के गठन और स्थापना से संबंधित है। इसके बाद अगला जो आता है वो है अनुच्छेद संख्या 143। अनुच्छेद संख्या 143।
अनुच्छेद संख्या 143 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद संख्या 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में यह अनुच्छेद बताता है। इसके बाद बात आता है अनुच्छेद संख्या 148 और अनुच्छेद संख्या 148 महालेखा नियंत्रक परीक्षक से संबंधित है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? महालेखा परीक्षक से, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है अनुच्छेद संख्या 148। और अनुच्छेद संख्या 149 भी यहीं पर देख लीजिएगा, जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद बात आती है राज्यों की, तो सबसे पहले बात आती है राज्यपाल की, और अनुच्छेद संख्या 153 संबंधित है राज्यों के राज्यपाल से। तो अनुच्छेद संख्या 153 का संबंध कहाँ से हो गया? अनुच्छेद संख्या 153 का संबंध हो गया राज्य के राज्यपाल से। राज्यपाल के बारे में जानकारी देने वाला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद संख्या 153। फिर बात आती है अनुच्छेद संख्या 161। जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार से कुछ मामलों में राज्यपाल भी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो 161 का जो संबंध है अनुच्छेद संख्या, वो राज्यपाल की क्षमादान याचना से संबंधित है, क्षमादान शक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 161। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 165। 165 क्या है? राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद संख्या 165 संबंधित कहाँ से है? राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है अनुच्छेद संख्या 213। अनुच्छेद संख्या 213। अनुच्छेद संख्या 213 की जब हम बात करते हैं तो विधानमंडल में अध्यादेश प्रख्यापित करने से राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को 123 से अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है, उसी प्रकार से 213 के माध्यम से राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 214, और अनुच्छेद संख्या 214 हाई कोर्ट से संबंधित है या उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद संख्या 214 उच्च न्यायालय से संबंधित है। इसके बाद बात आता है अनुच्छेद संख्या 246A, महत्वपूर्ण है। इसका संबंध है जीएसटी। अनुच्छेद संख्या 246A, इसका संबंध जीएसटी से है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर बात आती है अनुच्छेद संख्या 266। अगला अनुच्छेद संख्या 266। अनुच्छेद संख्या 266 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद संख्या 266 के बारे में याद रख लीजिए कि संचित निधि से संबंधित है। संचित निधि से संबंधित है और आकस्मिकता निधि भी होती है। तो 267 जो है ये संबंधित है आकस्मिकता निधि से, आकस्मिकता निधि। और 266 की जब हम बात करते हैं, 266 मैंने आपको बताया कि 266 का संबंध है संचित निधि से। अब निधियों की बात हो रही है तो वित्त आयोग की बात भी होनी चाहिए। तो अनुच्छेद संख्या 280 आ जाता है जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद संख्या 280 ये संबंधित कहाँ से है? ये संबंधित है वित्त आयोग से। ठीक है, तो अनुच्छेद संख्या 280 किससे संबंधित हो गया? वित्त आयोग से। फिर बात आती है अनुच्छेद संख्या 300 का। अनुच्छेद संख्या 300 का ये संबंधित है संपत्ति के आधार से, संपत्ति के अधिकार से। अनुच्छेद संख्या 300 का ये संबंधित है संपत्ति के अधिकार से, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 315। अनुच्छेद संख्या 315 आपके मामले में महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद संख्या 315 क्या है? अनुच्छेद संख्या 315 जिसके माध्यम से आप नौकरी करेंगे, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित ये हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 338 की।
अनुच्छेद संख्या 338 के संदर्भ में क्या याद रखना है? अनुच्छेद संख्या 338 के संदर्भ में याद रखना है अनुसूचित जाति आयोग। क्या याद रखना है? अनुसूचित जाति आयोग। और यदि 338 एक ही हम बात कर लेंगे तो ये हो गया अनुसूचित जनजाति आयोग। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति आयोग 338 और अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का ए। इसके बाद बात आती है संघ की राजभाषा। किसकी बात आती है? संघ की राजभाषा। तो यहाँ पे 343 आता है। अनुच्छेद संख्या 343 संघ की राजभाषा के बारे में बताता है, संघ की राजभाषा से संबंधित है। इसके बाद आता है अनुच्छेद संख्या 352। अनुच्छेद संख्या 352 आपात उद्घोषणा से संबंधित है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। 352 आपात उद्घोषणा से संबंधित है। फिर बात आता है अनुच्छेद संख्या 356। तो अनुच्छेद संख्या 356 जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जो विशेष उपबंध किए जाते हैं वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। 360 किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद संख्या 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। और एक अनुच्छेद और याद रखना है, अनुच्छेद संख्या 368। अनुच्छेद संख्या 368 क्यों याद रखनी है? अनुच्छेद संख्या 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के बारे में बताता है। संविधान का संशोधन करने की सदन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है अनुच्छेद संख्या 368। और ये आप कह सकते हो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे, कम से कम ये अनुच्छेद आपके अनिवार्य रूप से तैयार होने चाहिए। बाकी बहुत सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन कम से कम ये अनुच्छेद आपके रटे होने चाहिए। ये अनुच्छेद आपके रटे होने चाहिए। यदि रटे हैं तो निश्चित तौर पे परीक्षा में आपको इससे मदद मिलने वाली है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुभ रात्रि।